हिंदी कहानी गंवार। गंवार एक ऐसा शब्द है जिसकी व्याख्या करना मेरे बस में कभी रहा ही नहीं। ठेठ पहाड़ी परिवेश से सभ्य शहरी बनने की कोशिशों में भी कई बार इस शब्द से रूबरू हुआ हूँ, लेकिन बावजूद इसके अभी भी इस शब्द का मूल समझ नहीं आता। अतः मैंने अपने निजी अनुभवों के आधार पर इसका अर्थ साधारण मनुष्य के रूप में लिया है। मेरे विचार से हर वह मनुष्य जो नैतिकता की परिसीमाओं में है, शहरी चकाचौंध से दूर है अथवा दूर रहना चाहता है, सभ्य समाज की नज़र में गंवार है। मैं यह भली प्रकार से जानता हूँ कि आप इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे, अतः मैं आप पर इस बात को मनाने के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालूंगा। अपने इस तर्क की सत्यता के परिणाम के रूप में मैं आपको एक गंवार की कहानी सुनाता हूँ। कहानी, हाँ कहानी ही तो, नहीं तो भला कौन सभ्य शहरी, कौन सा सभ्य आधुनिक इंसान इस बात पर यकीन करेगा कि उनके सभ्य समाज में अभी भी इस प्रकार के गंवार लोग हैं जिनका न होना ही बेहतर है। यह कहते हुए मैंने सुजीत के कंधे पर हाथ रखा। अच्छा चलो सुनाओ, कौन सी कहानी सुनाना चाहते हो? यह कहते हुए सुजीत ने अपने कदमों को विराम दिया और मेरे हाथ को कंधे से हटाते हुए कर्कश स्वर में पूछा। अध्याय 1। उद्यम कार्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य के एक नामी रिसोर्ट में अंकेक्षक के रूप में मेरा पहला दिन कुछ खास अच्छा नहीं रहा। दिन भर दस्तावेजों व लेखा जोखे के झंझावटों से थका हारा तन मन लिए मैं रिसोर्ट के आंगन में बैठा काले आकाश में जगमगाते तारों से बातें करता व बोनफायर से मिलती हल्की गर्माहट से मिलते सुकून से कुर्सी पर ही सो गया। यहाँ आसपास बहुत से जंगली जानवर घूमते हैं। आपका इस तरह खुले में सोना सुरक्षित नहीं है। आप जाकर अपने कमरे में सो जाइए। मैनेजर राम सिंह जी ने मुझे झकझोरते हुए नींद से उठाया और तोते से लहजे में यह सारी बातें कह डाली। क्या राम सिंह जी पहाड़ों में रहकर एक पहाड़ी को जंगली जानवरों का डर बता रहे हो? आप जानते हैं ना, हमें गुड मॉर्निंग बोले हुए हिरण से शेर तक भोजन के लिए नहीं निकलते। मैंने ठट्ठा करते हुए कहा। राम सिंह जी मुस्कुराते हुए बोले, किसी दिन गुड मॉर्निंग में भोजन मत बन जाना उनका। चलो चलो आप भी चलो, रात हो गई, सो जाओ। मैंने अंगड़ाई लेते हुए कहा, आप सो जाइए, कुछ कर्मचारी आने वाले हैं, मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। इतना कहकर मैनेजर साहब मुख्य द्वार की ओर चल पड़े। कमरे पर पहुँचकर ऐसी नींद आई कि सुबह के 10 बज गए। आँख तक नहीं खुली। रविवार का दिन था तो कोई जगाने भी नहीं आया। मैं नहा धोकर बालकनी में धूप सेकने लगा। इतने में एक 20-22 साल का ठीक ठाक कदकाठी का नया लड़का मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आया और झिझकते हुए बोला, सर कॉफ़ी। मैंने कॉफ़ी का कप लेते हुए पूछा, आप कल रात में आए, नाम क्या है आपका? सर बिज्जू। ओहो, पूरा नाम बताओ? बिरजेश सर। कुछ व्यक्तिगत परिचय के बाद बिज्जू मुझसे घुल मिल गया। घर की विकट परिस्थितियों के कारण उच्च शिक्षा पूरी न कर पाने तथा गरीबी से जूझते हुए वयस्क के शब्द कितने गहन होते हैं यह मैं भली प्रकार समझ सकता था। फिर वह उसी ग्रामीण परिवेश में पला बढ़ा था जिसमें कि मैं पहाड़ी जीवन कितना कठिन होता है इसकी आप कल्पना तक भी नहीं कर सकते। संसाधनों से वंचित होते हुए भी आधुनिक सभ्य समाज के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए न जाने कितने त्याग और तप करने पड़ते हैं। अतः मेरा बिज्जू के प्रति सद्भाव स्वाभाविक ही था। मैं रोज़ बिज्जू से मिलने तथा बात करने के लिए व्याकुल रहता था
और वह भी छुट्टी होते ही रसोई से कॉफ़ी का कप लिए ऑफिस में आ जाया करता था। 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद भी एक युवा अपना भविष्य रिसॉर्ट के जूठे बर्तन धोने में खर्च कर रहा था। यह देख मैं बहुत दुखी था। और दूसरी ओर बिच्छू 2-3 महीनों में ही रिसॉर्ट के सारे कामों में निपुण हो गया था। हर किसी की जुबां पर एक ही नाम होता था, बिच्छू। दिन बीतते गए और तनख्वाह वृद्धि का समय आ गया। रिसॉर्ट का सकल लाभ अपेक्षा से कई बेहतर था। अतः दिल्ली हेड ऑफिस से वृद्धि की मंजूरी मिलने के बाद औसतन 15% की वृद्धि के साथ सभी को वेतन का भुगतान करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इस वृद्धि से बिच्छू बेहद खुश था और मैं उतना ही चिंतित। मेरी चिंता का मूल कारण बिच्छू का कमर तोड़ मेहनत के बाद भी एवज में मिलने वाले क्षुद्र प्रतिशत से संतुष्ट होना था। संतुष्ट मतलब विरामावस्था। दूसरा चिंता का विषय मैं खुद, क्योंकि मैं कब अंकेक्षक से लेखाकार बन गया मुझे पता ही न चला। मेरे पास अब दिल्ली हेड ऑफिस लौटना संभव न था, क्योंकि पूरे रिसॉर्ट के सभी लेन देनों को मैंने अपने अधीन ले लिया था तथा उन दायित्वों का उत्तराधिकारी लेने के लिए कोई भी कर्मचारी उपलब्ध न था। और संस्था को भला और क्या चाहिए था। अंकेक्षक, लेखाकार, निरीक्षक, कनिष्ठ प्रबंधक जैसे कई पदों का भार उठाने वाला एक ही व्यक्ति था मैं। भला वह क्यों मुझे हेड ऑफिस बुलाते। अध्याय 2, आत्ममंथन। मैंने दिल्ली स्थित कई कंपनियों में लेखाकार, अंकेक्षक के कई पदों के लिए आवेदन भेजे और उनके प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। महीने बीत गए, लेकिन जिन कंपनियों से नौकरी का बुलावा आता वह अपेक्षा अनुसार मेरी कसौटी पर खरे नहीं उतरते थे। मुझे भी वह माहौल भाने लगा था। शायद इसीलिए कोई अन्य प्रस्ताव मुझे उचित नहीं जान पड़ते थे। सुबह 7 से 4 बजे तक का दफ्तर, लग्जरी जीवन, लजीज खाना और पूरे रिसॉर्ट पर दबदबा। भला कौन संतुष्ट न होता। मैं उस माहौल का आदी होने लगा था और इस बात का मुझे बाखूबी आभास था। इसी दौरान मुझे एक भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए गांव जाना था। शादी शनिवार को थी, अतः अवकाश के लिए हेड ऑफिस ने हामी भर दी। मैं शुक्रवार शाम को दोस्त के साथ बाइक से गांव के बाजार तक पहुंचा और वहां से टैक्सी लेकर गांव। 2 दिन खुद को गांव की आओ हवा के हवाले कर जो सुकून मिला उसने मेरे मन को संतोष के लिए मिथ्य भावों को उजागर कर दिया था। मेरा मन वापस रिसॉर्ट लौटने का नहीं हो रहा था। कुछ और दिन अपने गांव में व्यतीत करना चाहता था, पर जिम्मेदारियों के चलते शादी संपन्न होते ही मुझे रिसॉर्ट के लिए निकलना पड़ा। गांव से कोट द्वार के लिए परिवार के लोगों के साथ ही उनकी कार से निकला। रास्ते में चाचा जी व उनकी पोती के संवादों ने मेरे संतुष्ट भावों की विरामावस्था को पुनः एक तेज धक्का देकर गतिशील कर दिया। दादाजी, मुझे ना हमारी मैथ वाली मैडम की तरह बनना है। मैं भी बच्चों को पढ़ाऊंगी, उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगी। 9 साल की गुड़िया ने नटखट अंदाज में कहा। हाँ बेटा, क्यों नहीं, लेकिन ये बताओ, हमें गांव आए 10 दिन से भी ज़्यादा दिन हो गए और तुमने एक भी दिन किताब नहीं खोली। पढ़ोगी नहीं तो टीचर कैसे बनोगी। वो हम शादी में आए ना, इसलिए नहीं खोली। दादाजी, अच्छा तो अगर रोज़ शादियां होंगी और तुम रोज़ रोज़ किताबें नहीं पढ़ोगी। नहीं दादाजी, कल से पक्का। दिल्ली पहुंचकर उनके ऐसे ही संवाद लंबे समय तक चलते रहे, जब तक कि गुड़िया तीखे मोड़ों से गुजरती गाड़ी के परेशान माहौल में थक कर सो नहीं गई। हम कोट द्वार पहुंचे ही थे कि मैनेजर का फ़ोन आया और वह बिज्जू के बारे में बुरा भला कहने लगा। अरे सर, ये 1 नंबर के गंवार को काम पर रख लिया। उनके शब्द नैतिकता की लीक को पार कर रहे थे। अतः मैंने व्यथित मन से उन्हें वहां पहुंचकर बिज्जू के बारे में बात करने को कहा। मित्र के साथ उसकी बाइक पर मैं रिसॉर्ट के लिए चल तो पड़ा, लेकिन मैनेजर के शब्द मुझे परेशान कर रहे थे। गंवार। आखिर जिस बिज्जू की तारीफ करते मैनेजर की जुबान नहीं थकती थी, वही आज उससे इतना रुष्ट कैसे।
क्या किया होगा बिज्जू ने? इन्हीं सवालों के जवाब खुद से पूछता मैं रिसॉर्ट पहुंचा। शाम हो चुकी थी। हमें आता देख बिज्जू रिसेप्शन के पास से भागता हुआ हमारी ओर आया। आज उसके चेहरे पे गहरी उदासी छाई थी। लग रहा था जैसे वह हमसे मिलने के लिए ही वहाँ रुका हुआ था। मेरे पास आकर उसने मुझसे कहा, सर मैंने कुछ नहीं किया, आप मैनेजर की बातों का भरोसा मत करना। मैंने बिज्जू के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ, रूम पर बात करते हैं। मैनेजर मेहमानों को देख रहे थे, अतः मैं सीधे अपने रूम में चला गया। कुछ देर में बिज्जू और सैफ मेरे पास आए। ये लीजिए सर कॉफ़ी। मैंने कॉफ़ी का कप बिज्जू के हाथ से लिया और दोनों को बैठने के लिए कहा। इतने में मैनेजर भी रूम पर आ गए और सबको मीटिंग रूम में आने को कहा। मैं कॉफ़ी का कप लिए बिज्जू और सैफ के साथ मीटिंग रूम में पहुंचा। वहां मैनेजर द्वारा बताया गया कि विगत 2 दिनों में बिज्जू ने न केवल मेहमानों की खातिरदारी में लापरवाही बरती, अपितु शनिवार शाम को हुई बारिश में जनरेटर ऑन कर गेस्ट रूम में लगे सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को खराब कर दिया है। मैनेजर ने पुनः अनैतिक शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। सैफ ने बिज्जू के बचाव में कुछ कहने की शुरुआत ही की थी कि मैनेजर ने उसे भी धमकाना शुरू कर दिया। मैंने बिज्जू को उसकी बात रखने के लिए कहा, लेकिन तब तक वह रिसोर्ट से जाने का फैसला कर चुका था। मैंने बिज्जू को बहुत समझाया, कुछ दिन रुकने का आग्रह किया, लेकिन वह अपना निर्णय ले चुका था। हेड ऑफिस भी उसे रोकने के पक्ष में नहीं था, अतः उनसे बहस करना व्यर्थ था। अध्याय 3। परिपेक्ष्य कहते हैं जीवन में जो कुछ भी होता है वह भले के लिए ही होता है। इस घटना ने मेरे संतुष्ट मन को भी विचलित कर दिया था। मुझे अब किसी भी प्रकार से रिसोर्ट से निकलकर या तो हेड ऑफिस लौटना था या किसी अन्य संस्था में विस्थापित होना था। मैंने आवेदकों साक्षात्कारों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया और मेरा चयन एक विश्व स्तरीय कंपनी के दिल्ली स्थित ऑफिस में लेखाकार के पद पर हो गया। हेड ऑफिस नहीं चाहता था कि मैं रिसोर्ट छोड़कर जाऊं, अतः उन्होंने मेरे वेतन को पुनः 35% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। मैं उनके इस प्रस्ताव के बाद कुछ सोच में पड़ गया। किसी प्रकार यह बात स्टाफ को पता चल गई और उसी शाम सैफ मुझसे मिलने ऑफिस में आया। सैफ ने मुझे बताया कि किस प्रकार मैनेजर ने अपनी गलती की सज़ा बिज्जू को दी। सर बिज्जू ने कुछ भी नहीं किया था। हेड ऑफिस से रिसोर्ट के सीईओ वहां आए थे, जिनके साथ मैनेजर गेस्ट हाउस में पार्टी कर रहे थे। रात बहुत हो चुकी थी और बिज्जू अपने रूम में था। इतने में मैनेजर ने उसे मैनेजर के कमरे से शराब लाने को कहा। बिज्जू ने शराब लाने से मना कर दिया तो मैनेजर ने उसे बहुत बुरा भला कहा। बिज्जू अपने कमरे में पहुंचा। इतने में बिजली चली गई। वह भागता हुआ जनरेटर के पास पहुंचा तो देखा मैनेजर जनरेटर ऑन कर रहे थे। बिज्जू को पता था कि गेस्ट रूम के लिए जनरेटर स्टार्ट करना खतरनाक हो सकता है, तो उसने मैनेजर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन शराब के नशे में मैनेजर ने जनरेटर ऑन कर दिया, जिससे गेस्ट हाउस का पूरा कनेक्शन जल गया और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जल गए। मैनेजर और सीईओ ने सच जानते हुए भी उस बेचारे को दोषी ठहराया, जिस कारण बिज्जू नौकरी छोड़कर चला गया। बिज्जू के विषय में यह सब जानकर मैं बहुत दुखी हुआ और मैंने ठान ली कि किसी भी कीमत पर अब यहाँ नहीं रुकना है। शायद भावुकता में मेरा वह निर्णय गलत हो रहा हो, लेकिन मुझे उस समय रिसोर्ट से चले जाना ही सही लगा। हेड ऑफिस मेरे निर्णय से नाखुश था, अतः उन्होंने आखिरकार वेतन वृद्धि के साथ मुझे हेड ऑफिस में पदभार संभालने का प्रस्ताव दिया। लेकिन तब तक मेरा निर्णय दृढ़ हो चुका था, जिसे बदल पाना मेरे लिए भी संभव नहीं था। मैं 1 महीने की सूचना अवधि पूर्ण करने के बाद दिल्ली आकर काम करने लगा। इस दौरान बिज्जू से फ़ोन से संपर्क करने की कोशिश की, पर असफल रहा। दिन बीतते गए और बिज्जू अतीत के
किस्सों की तरह धुंधला धुंधला होकर यादों की किताब के पन्ने सा बनकर रह गया, जिस पर जीवन व्यस्तता की धूल जमने लगी। रिसॉर्ट छोड़ने के लगभग 4 साल बाद पुनः एक बार उत्तराखंड जाने का अवसर मिला। मैं और ऑफिस के लगभग 10 और लोग दिन भर के सफ़र के बाद हम शाम को अल्मोड़ा जिले के एक बेहद नामी होटल पहुँचे। खाना खाकर सब अपने कमरे में सोने चले गए और मैं जाकर चौकीदार के साथ बातें करने लगा। इतने में होटल स्टाफ के कुछ लोग किचन के पास शोर करने लगे। चौकीदार टॉर्च लिए उनकी ओर गया। पीछे पीछे मैं भी। कुछ ही देर में उन्होंने मजाक करते हुए चौकीदार को कंधे पर उठा लिया। मैं भी भागकर उनके पास गया। मुझे उनकी ओर आता देख वो लोग चुप हो गए। उनमें से एक लड़का मेरी ओर बढ़ा और बोला, अरे ये तो अपने ही भाई जी हैं। और सबने पुनः शोर करना शुरू कर दिया। मैंने सबको चुप होने को कहा। वह कोई और नहीं, वही सेफ था जिसने मुझे बिज्जू के बारे में बताया था। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुआ। हम देर रात तक बोन फायर के पास बैठकर पुरानी बातें करते रहे। मैंने बिज्जू के बारे में पूछा तो बस यही पता चला कि वह दिल्ली में ही कहीं है। होटल से विदा होते समय मैंने सेफ से कहा, हमें उसे ढूंढना चाहिए। हाँ, आपको कुछ पता चले तो मुझे फ़ोन करके बताना, और यदि मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको बताता हूँ। यह कहते हुए सेफ ने मुझे अपना मोबाइल नंबर एक कागज़ पर लिख कर दिया। मैंने भी सेफ को फ़ोन कर अपना नंबर सेफ से साझा किया। पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई थी और उत्तराखंड से दिल्ली लौटने पर मैं अपनी संपर्क सूत्रों की मदद से बिज्जू को ढूंढने लगा। फिर लगभग 2 महीने के बाद एक दिन सेफ का फ़ोन आया। सर, बिज्जू का नंबर मिल गया। वह दिल्ली में ही है, आप खुद बात कर लो। मैंने बिज्जू को फ़ोन मिलाया और मेरे हेलो बोलते ही उसने मुझे पहचान लिया। मेरी भी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने मेरा पता लिया और कुछ 2-3 दिन बाद मुझसे मिलने मेरे घर आ गया। वह रविवार का दिन था। दोनों के ऑफिस का अवकाश के दिन भोजन के साथ साथ बातों का सिलसिला शुरू हुआ। बिज्जू से बात करके पता चला कि वह सरकारी विभाग में लिपिक के पद पर काम कर रहा है। यह जानकर मुझे जितनी खुशी हुई उससे कहीं ज़्यादा आश्चर्य हुआ। जो युवा 5,000 की मासिक आय में संतुष्ट था, भला वह कैसे खुद के लिए सरकारी नौकरी का परिप्रेक्ष्य तय कर सकता था। अतः आतुरता के अधीन मैंने अपनी शंका बिज्जू के सामने जाहिर की। अपने 4 साल के संघर्ष की रूपरेखा बताने के पश्चात अंत में बिज्जू भावुक हो गया और बोला, उस दिन मुझे जिस तरह बार बार रिसॉर्ट में गांव का गंवार, देहाती, बेअक्ल, बेवकूफ़ जैसे शब्दों से मैनेजर व सीईओ ने बेइज्जत किया, मैंने तय कर लिया कि यह गंवार इनसे बेहतर इंसान बनकर दिखाएगा। लेकिन हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि यहाँ अमीर होना भी सभ्य होने की परिभाषा है, भले उसके लिए जीवन भर नैतिकता का गला घोटना पड़े। अहंकार के चलते बिज्जू जैसे लोगों को गंवार कहना पड़े। इतना कहकर मैंने बिज्जू को गले लगा लिया। शाम की चाय के बाद बिज्जू ने मुझसे विदा ली और मैं शून्य में होकर कई दिनों तक सोचता रहा कि आखिर सभ्य होने का परिणाम क्या है। आखिर असल जीवन में गंवार कौन है, बिज्जू या मैनेजर जैसे लोग। इतने में सुजीत ने जवाब दिया, सभ्य असल में वह लोग हैं जो नैतिक मूल्यों के लिए चलते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से दुनिया में इंसानियत जिंदा है। बिज्जू घर आए तो मुझसे भी मिलवाना। चलो, अब देर हो रही है, मैसेज इंतज़ार करती होंगी। इतना कहकर सुजीत अपने घर चला गया और मैं अपने घर की ओर बढ़ने लगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।